करीब 28 साल पुरानी यह बात है। एक बेटा अपने पिता के पास जाता है और जाते बोलता है कि मुझे आपका कारोबार समझ में नहीं आता है। मुझे अलग मतलब जैसे ज़मीन का बँटवारा कर दीजिए, मैं अलग रहूँगा, इस घर से अलग रहूँगा और अपना कारोबार सँभालूँगा और खुद सब कुछ करूँगा। तो जैसे ही ये बात सुनता है उसका पिता एकदम से इतना गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो उसको मना कर देता है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे हूँ, इस घर का कभी भी बँटवारा नहीं होगा। ये सब ऐसे मना कर देते हैं, बेटा बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, लेकिन पिता साफ-साफ मना कर देता है। और जो उसका एक भाई होता है, उसका भाई भी उसी पिता की साइड होता है और इसी बात को देखते-देखते घर में कलेश पैदा हो जाता है और कलेश पैदा ऐसे होता है कि 1-2 नहीं बल्कि 5-5 कत्ल हो जाते हैं। इस कलेश की वजह से 5-5 घर में कत्ल हो जाते हैं, तो इलाके में भी सनसनी सी फैल जाती है, लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये सोचकर कि जिन रिश्तों में विश्वास कर सकते हैं हम लोग, उन्हीं रिश्तों ने आज एक ऐसा कदम कैसे उठा लिया है। तो इस घटना का 28 साल का समय बीत जाता है। 28 साल बाद एक बार फिर से इतिहास अपने आप को दोहराता है और एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाते हैं। दोबारा एक के बाद एक 5 कत्ल हो जाते हैं। उन 5 कत्ल की गूंज सोशल मीडिया पर, अखबार, टीवी के माध्यम से सब लोगों को पता चल जाता है। लोगों को यकीन नहीं होता कि आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है, फैमिली में ऐसा कौन कर सकता है। तो ये जानने की कोशिश भी करने लगते हैं। लोग होते हैं कि मतलब भई हर चीज़ की जानकारी लेते हैं, तो उससे रिलेटेड कि भई ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसके पीछे की क्या वजह है, ये ऐसे क्यों इनको 5-5 कत्ल किए। तो आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको ये सुनाना चाहूँगी, तो आप इस कहानी को समझने की कोशिश करिए और आखिरकार वह 5 कत्ल किसने किए और क्यों किए, वो मैं आज आपको सब बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं इशू। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश का एक शहर है बनारस और बनारस का एक थाना लगता है भेलपुर थाना। क्षेत्र का एक इलाका है बदेनी। दरअसल बदेनी में एक पावर हाउस है और पावर हाउस से ठीक सामने से गली जा रही, गली जैसे बाहर निकलती है, उसके बाद 5 मंजिला एक आलीशान सी बिल्डिंग आती है। 5 मंजिला एक आलीशान सी बिल्डिंग आती है जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा किराएदार रहते हैं। इसी घर में जो नीचे वाला फ्लोर होता है, वहाँ पे एक नौकरानी काम करने आती है। नौकरानी जिसका नाम रीता देवी होता है। रीता देवी 5 नवंबर 2024 की सुबह 11 बजे के आसपास रोज की तरह दरवाजा खटखटाती है, कि कोशिश करती है, बेल बजाती है कि कोई, फिर उसे वो कई देर खड़ी होती है, कोई रिस्पॉन्स उसे नहीं आता है, तो थोड़ा देर इंतज़ार करती है। जैसे कई बार कई लोग बाथरूम में बिज़ी होते हैं, इसलिए वह इंतज़ार करती है, तो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो रीता देवी ने उस दरवाजे को जैसे ही ज़ोर से धक्का देने की कोशिश करती है, तो वो खुल जाता है। जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देती है, वो दरवाजा खुल जाता है। वो अपनी आँखों से दृश्य देख रही थी, वो देखकर उसके मुँह से चीख निकल जाती है। दरअसल जो घर की मालकिन होती है, जिसका नाम नीतू, जिसकी उम्र लगभग 45 ईयर्स की होती है, आसपास होती है, वह सामने फर्श पर पड़ी हुई थी, खून से लथपथ। आखिरकार कोई भी ऐसा दृश्य देखकर हैरान हो जाएगा, चीखेगा, इस टाइप से वो करेगा और ये सब हुआ। तो ये सब देख के वो हैरान हो गई, जोर-जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उस बिल्डिंग में जितने भी किराएदार होते हैं उस चीख की तरफ भागते हैं। जैसे चीख की एक टाइम से आवाज आती है, तो एकदम से सारे किराएदार उसी चीख की तरफ भागते हैं। तो जाके देखते हैं, तो वाकई में दृश्य सबको हैरान करने वाला था। लोग ये दृश्य देखकर हैरान हो गए, क्योंकि दृश्य जो था वो दरअसल बहुत ज्यादा भयानक था। तो उस घर के 3 बच्चे होते हैं। एक पहला होता है जो 24 साल का होता है, जिसका नाम नमन होता है। वो भी खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। पूरा वो भी खून से लथपथ था और फर्श पे पड़ा था अपनी माँ की तरह। और उसी के साथ एक लड़की होती है जो 17 साल की होती है, वह भी खून में नहाई हुई, पूरी लथपथ फर्श पे ही पड़ी थी। मतलब वो फर्श पे पड़ा था। उसी के साथ एक छोटा बेटा होता है, उसी का भाई होता है, जो कि 15 साल का होता है। वो बाथरूम के पीछे पड़ा होता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की हो, लेकिन वो बच नहीं पाया और वो बाथरूम के पीछे, वो भी खून में लथपथ था पूरा। मतलब जितना भी उनका परिवार था, सब एकदम खून में लथपथ थे और उन्हें मतलब इतना तो पता चला था कि उन सबको एक ही हथियार से मारा गया, चाहे वो कोई भी हथियार हो। उन
तीनों बहन भाई को और उस माँ को एक ही हथियार से मारा गया है। तो सभी अलग-अलग कोने में पड़े थे। अब ये सब देखने के बाद वहाँ के जो किराएदार होते हैं, जहाँ पे वो लोग लोग रहते हैं, रूममेट्स होते हैं सारे, वो सारे जाके पुलिस को खबर देते हैं। तो पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे आती है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, डीएम एस राजलिंगम, डीसीपी धनंजय कुमार मिश्र, एसीपी कोतवाल ईशान सोनी, साथ ही बेलपुर, लंका, रामनगर, सिंगरैस भारी पुलिस फोर्स पहुंच जाती है। फौरन से टीम आती है, डॉग स्वाइट आता है। एक ही घर के अंदर 4 कत्ल हो जाते हैं। ये कत्ल किसने किए और ये सब किसने किया, क्यों किया, इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। तो जो हार का मुखिया होता है जिसका नाम राजेंद्र गुप्ता होता है। अब उसकी भी एज जो है लगभग 55 साल के आसपास होती है। अब उसके बाद उसके बारे में पूछा जाता है कि पति पत्नी में विवाद रहता था, तो हो सकता है कि राजेंद्र गुप्ता को इनकी हत्या की बस इतना ही था कि पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता को डरना शुरू कर दिया। पुलिस गुप्ता को ढूंढना शुरू कर दिया। जहाँ तक पुलिस पहुंचती है, पुलिस अपने आप से पूरी कोशिश करती है। पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया ताकि वो ये जानने की कोशिश करती रहे आखिरकार वह कौन है। लगभग बर्दे से 15 किलोमीटर दूर रूहानियत एक मीरपुर रामपुर जगह लगती है। वहाँ उसकी निमरनी धान मकान के पास उसकी आखिरकार लोकेशन पाई जाती है। पुलिस 5 नवंबर 2024 को दौड़ते हुए जैसे विधा मौके पर पहुंचती है, जाकर देखते 2 बजे के आसपास का वाकया रहा होगा। वो अपनी चारपाई पर जो मच्छरदानी हटाई जाती है, पता चलता है वहां नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था और पता चलता है उस गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी है। उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। मतलब जिस पर पुलिस वालों को शक था, किराएदार सबको शक था, उसकी खुद की हत्या हो चुकी है। और अभी भी लोगों के दिमाग में यही सब घूम रहा है कि आखिर हत्या किसने की है, क्योंकि जिस पर उनका यकीन था कि हाँ इसी ने किया होगा, उसने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। जितने भी आसपास के लोग होते हैं उन सबसे पूछा जाता है कि क्या आपने कुछ सुना नहीं, गोली कहाँ से चली है, किसने चलाई, क्या आपको कुछ भी नहीं पता। तो उनका कहना है कि पटाखों की आवाज में हम कुछ समझ नहीं पाए, हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये सब हो क्या रहा है। और क्योंकि जब पटाखे की गन की एक टाइप से आवाज आती है तो कुछ कोई समझ नहीं पाया। अगर सुनी भी होगी तो लोग सोचेंगे पटाखा एक टाइप से। तो इन सब से पता नहीं चला और इस आवाज को कोई भी नहीं समझ पाया। बल्कि यहाँ पे 40 किराएदार रहते थे और किसी ने भी ये सब नहीं सोचा कि आखिर ये आवाज आ कहाँ से रही। और मालिक मालकिन के बच्चों को मार दिया गया। दरअसल जब मीडिया में रिपोर्ट आना शुरू होता है तो खबर निकल के आने लगती है कि पन्ना साहब को इस इलाके में रहते थे, वे रिक्शा का कारोबार किया करते थे। रिक्शा का कारोबार करने के बाद उनका एक बेटा होता है जिसका नाम लक्ष्मी नारायण होता है। उनके पास 200 के आसपास रिक्शा थे। मतलब जो उसका बेटा होता है उस बेटे का नाम होता है लक्ष्मी नारायण। उसके पास 200 के आसपास रिक्शा होते हैं और ये सारे रिक्शा आदमी से खींच के लाए जाते हैं। मतलब आदमी से खींच के रिक्शा लाए गए थे। लेकिन अभी तो ई रिक्शा चलते हैं। लक्ष्मी नारायण ने अपने पिता का जिम्मेदारी संभाल लिया था। जो पिता पहले काम करता था अब लक्ष्मी नारायण करने लगा है और लक्ष्मी नारायण जो है अपने पिता का कारोबार संभालता है। जिम्मेदारी उसने अपने सर पे ले रखी है, सब कुछ वो खुद ही करता है। तो अब तक पन्ना साहब मतलब लक्ष्मी नारायण के पिता खत्म हो जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के 3 बेटा होता है। एक बेटे का नाम राजा होता है, दूसरे बेटे का नाम राजेंद्र गुप्ता होता है और तीसरे बेटे का नाम कृष्णा होता है। दरअसल ये बिजनेस वगैरह चल रहा होता है। जब बच्चे इनके बड़े होते हैं तो राजेंद्र गुप्ता एक दिन अपने पिता से कहते हैं लक्ष्मी नारायण से बोलते हैं कि पिताजी जो आप कारोबार करते हैं रिक्शा वाला, यह मेरी समझ से परे है। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आता कि आप ये क्या कर रहे हो। आप जमीन का बंटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूँ। जो बात पहले एक मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही बात लक्ष्मी नारायण का बेटा बोलता है कि मुझे आपका ये जो है कारोबार, इससे मैं बहुत परे हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। जो मेरा ये है जमीन, इसका बंटवारा कर दीजिए और मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग रहना चाहता हूँ। दरअसल 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा वाला भाई होता है राजा, वो मानसिक रूप से बीमार था। मतलब मानसिक रूप से वो बीमार होता है। 2 भाई बिल्कुल स्वस्थ थे, ठीक थे। एक का नाम राजेंद्र गुप्ता और दूसरे का नाम कृष्ण। जब ये बिजनेस व्यापार को अलग करने की बात कर रहा था तो पिता ने साफ मना कर दिया
कि नहीं, इस जमीन का बंटवारा जब तक मैं जिंदा हूं तब ये बंटवारा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। बाकी जो कुछ करना चाहते हो अलग कर सकते हो, ये बात वो कहता है। लक्ष्मी नारायण के इस फैसले से कृष्ण साथ देता है, राजेंद्र गुप्ता अलग पड़ जाता है। बड़े भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वह गुस्से में ज्यादा आ जाता है। मीडिया रिपोर्ट ये कहती है कि 28 साल पहले कृष्णा और उसकी पत्नी जब सोए हुए थे तो उसने जाकर हत्या कर दी थी। अब हत्या शूटर से करवाई हो या खुद करी हो, कुल मिलाकर हत्या हो ही जाती है। भाई अपने ही भाभी को मार देता है। कृष्ण और मंजू जिनको राजेंद्र गुप्ता ने मारा था, जिनके 2 बेटे होते हैं, अपने बेटे और बहू की हत्या का एक एफआईआर दर्ज अपने ही बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता के नाम करवा के आते हैं। तो कहता है कि मुझे मेरी जान को भी खतरा है क्योंकि मेरा बेटा शायद मुझे मार डालेगा। जब ये बात सुनते हैं तो पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बेटा आखिर ऐसा क्यों करेगा। ऐसा मतलब वो ये सोच के हैरान थे कि कभी भी अपना खुद का बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। अपना ही भाई को मार देता है, भाभी को मार देता है और अपने ही पिता का हत्यार बनने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले यह देखते हुए लक्ष्मी नारायण की सुरक्षा दे देते हैं। मतलब वो लक्ष्मी नारायण के सुरक्षा में खड़े हो जाते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं, हेल्प करते हैं। बताया जाता है कि इस घटना का अभी 13वीं भी नहीं हुआ होता है, तभी अपने पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। मतलब अपने पिता की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और इन हत्या का 13वीं भी नहीं हुआ था। लक्ष्मी नारायण के साथ ही जो उनका सुरक्षा गार्ड जो आता है उसकी भी हत्या कर दी जाती है। लक्ष्मी नारायण की भी कर दी जाती है, उसके साथ जो एक सुरक्षा गार्ड आता था, बॉडी गार्ड आता था, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। उनके घर में शराब का कारोबार हुआ करता था। मतलब उनके घर में जो शराब का कारोबार है वो भी हुआ करता है लक्ष्मी नारायण के घर में। और वहां बैठकर एक और आदमी शराब पी रहा था। बताया जाता है कि गोली आम आदमी को भी लग जाती है। वहां पे लक्ष्मी नारायण और बॉडीगार्ड को मारते मारते एक आम आदमी की भी गोली लग जाती है। यानी कुल मिलाकर पहले भाई और भाभी, फिर पिता और सुरक्षा कर्मा, साथ ही एक आम आदमी भी, यह 5 लोग बारी बारी से थोड़े थोड़े अंतराल में मर जाते हैं। पहले मामला की शेषवी करनी जाती है, फिर लक्ष्मी नारायण आते हैं। जब बेटे की हत्या होती है और जब पति की हत्या होती है तो इनके पत्नी शारदा देवी यानी कि राजेंद्र गुप्ता की माँ सामने आती है और अपने ही बेटे के खिलाफ हत्या की धाराओं में एक एफआईआर दर्ज करवाती है। पुलिस आती है, राजेंद्र गुप्ता के नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसे जेल भेज देती है। लेकिन इस मामले को इतनी मजबूती से पेखा नहीं होती जितनी मजबूती से होनी चाहिए थी। इसलिए शारदा देवी, राजेंद्र गुप्ता की माँ, थाने वगैरह या फिर जो कोर्ट कचहरी होती है इनके बाहर चक्कर लगा नहीं पाते हैं। और 2-3 साल का समय बीत चुका है। 2003 में बताया जाता है कि वह जेल से छूट जाता है। इसमें एक दूसरा पहलू यह भी बताया जाता है कि वह अपनी माँ को कुछ इस तरह से पाठ पढ़ाता था कि रिक्वेस्ट कर लेता है और माँ शायद उतनी मजबूती से अपने बेटे के खिलाफ पेकी नहीं कर पाती थी। जब इसी बीच जेल से छुटकर जब वो बाहर आता है तो इसी बीच में यानी 1995 में शादी कर लेता है। जो उसकी पत्नी कोलकाता की रहने वाली एक लड़की होती है जिसकी 2 बेटियां हैं। लेकिन पति के इस कर्तव्य को देखकर वो परेशान हो जाती थी और परेशान होने अपने मायके चली जाती थी। मतलब लड़ाई झगड़ा करके परेशान होके अपने मायके चली जाती है और वह रहना शुरू कर देती है। अपने पति को छोड़ के अपने बच्चों को लेकर मायके में रहना शुरू कर देती है क्योंकि उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता था तो इस कारण 2003 में जब राजेंद्र गुप्ता जेल से छुटकर आता है तो अपने ही घर में ठीक सामने एक लड़की रहती है जिसका नाम नीतू होता है। नीतू ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करती थी। नीतू जो होती है वो ब्राह्मण परिवार से थी, उससे बिलोंग करती थी और यह अपने नाम के पीछे सरनेम गुप्ता लगाया करती थी। दोनों जो ये होते हैं ये अपने नाम के पीछे गुप्ता लगाते, जैसे नीतू गुप्ता तो पीछे सरनेम गुप्ता का यूज करते थे। आपस में एक दूसरे का प्यार कर बैठते हैं और दोनों शादी भी कर लेते हैं। यह बात जब नीतू के घर वालों को पता चलता है तो नीतू का परिवार इस इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में चला जाता है और राजेंद्र नीतू से शादी कर लेता है जिसके 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। मतलब उनकी शादी हो जाती है और फिर उनके 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं जिसमें एक लड़की और 2 लड़के होते हैं।
और वक्त का पहिया ऐसे ही आगे बढ़ने लगता है। राजेंद्र गुप्ता का भाई था जिसका नाम कृष्ण, और भाभी मंजू थी जिसको राजेंद्र ने मार दिया था। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कृष्ण कृष्ण और भाभी मंजू थी जिसको राजेंद्र ने मार दिया था। और मंजू ने 3 लड़के होते हैं, एक का नाम जुगनू होता है, दूसरे का नाम प्रशांत होता है और तीसरे का नाम डोले होता है। पहले का नाम होता है जुगनू, दूसरे का प्रशांत और तीसरे का डोली। ये 3 उसके बच्चों के नाम होते हैं। इसके परिवेश की जीमा शारदा देवी यानी कि राजेश की माँ के ऊपर आ जाता है। तो शारदा देवी जो होती है इन तीनों के परवरिश करती है। और थोड़ा समय बीतने के बाद जो 2 लड़के होते हैं प्रशांत और जुगनू, ये बेंगलुरु चले जाते हैं और जो लड़की होती है डोली उसकी शादी कर दी जाती है। और इधर राजेंद्र गुप्ता का कारोबार लगातार बढ़ता चला जाता है। वो बिल्डिंग पर बिल्डिंग खरीदता रहता है और नई नई बिल्डिंग बनाता भी रहता है, खरीदता भी रहता है और बनाता भी रहता है। और उसके बाद फिर वहां पर बहुत ज्यादा किराएदार रहने आ जाते हैं। बताया जाता है कि शराब का भी कारोबार होता है जिनसे लाखों रुपए राजेंद्र गुप्ता को आमदनी होता है। प्रति माह उसके माह पैसों की कमी नहीं थी। वह समाज सेवा करता था, मतलब वो कारोबार शराब का करता था, बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग खरीद ली, और वो समाज सेवा भी करता है। उन पैसों से समाज की सेवा भी करता है। और वह राजनीति के पार्टी से भी जुड़ा हुआ था। 5 नवंबर 2024 को जिस तरह से अचानक ही एक 5 हत्या हो जाती है, हत्याकांड हो जाते हैं, तो इन हत्याओं में से पूरा इलाकों में सनसनी फैल जाती है। मीडिया रिपोर्ट में तब सामने आती है तो 28 साल के एक हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तब याद आता है कि कृष्ण और उसकी पत्नी मंजू के जो बच्चे होते हैं, हालांकि बेटे की शादी दिल्ली में हो जाती है, बेटे बेंगलुरु में रहने लग जाते हैं, लेकिन जब दीपावली पर वो लड़का दिखाई देता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। क्योंकि दिवाली पे बेंगलुरु से वो घर पे आ जाते हैं और पुलिस उसको देखते ही उसको गिरफ्तार कर लेती है। और साथ ही 5 और अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया जाता है। 5 और उसके अलावा भी लोगों को गिरफ्तार किया जाता है जो इस प्लान में शामिल थे। बताया जाता है कि 28 साल पहले जो हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड से इस हत्याकांड को जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। आज 7 नवंबर है, इसका अगला पार्ट हम जल्दी लेकर आएंगे क्योंकि पुलिस इस घटनाक्रम को खुलासा कर देगी तो अगला पार्ट लाएंगे। लेकिन गोपनीय सूत्र से पता लगता है कि उसका कत्ल भतीजा ही अपना माँ बाप का बदला लिया है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उसका खुलासा हम आपके सामने पुलिस की स्पष्ट रूप से करेगी तो पता चलेगा। इस कहानी का दूसरा पार्ट जल्द ही हम आपके सामने लेकर आएंगे। आखिरकार वो वाकई भतीजे ने कत्ल किया है या किसी और से कत्ल करवाया है। आप लोग तो इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगले पार्ट के लिए तैयार रहिएगा।